तो अब बेटा जो अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया पढ़ा, हमने सिम्टम जनरल सिम्टम्स ऑफ अनीमिया पढ़ा, ठीक है। तो आपके पेपर में जो दूसरा सवाल, जो पहला सवाल आया था कि राइट व्हाट डिफाइन अनीमिया एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन विद एटलीस्ट वन एग्जांपल्स, ओके। तो आपने नाम लिख रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट आपको कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है। वो फॉलोइंग क्या है? वो है ए ब्लास्टिक एनीमिया, क्या लफ्ज है? ए ब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, ये देखिए ए ब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, परनिशियस एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। याद हो गए? याद हो गए, ठीक है। जिसकी बात समझ आ गई ना। तो हमने चाहे जो भी हो, हमने जो लिखना है कि सबसे पहले उसी तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, फोलिक एसिड एनीमिया क्या है, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया किसको कहते हैं, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसको कहते हैं, परनिशियस एनीमिया किसको कहते हैं। मैंने आपसे वाइवा में पूछ लिया कि व्हाट इज परनिशियस एनीमिया, एक लाइन में डालते हैं एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज द परनिशियस एनीमिया, ठीक है ना। मैं कहता हूँ व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कहता है जी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड, तो इसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहेंगी? ऐसे कहेंगे ना, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैंने बताया ही नहीं। फिर मैगो का मतलब होता है, मैगा मैंने होता है बड़ा। जब हम इसे जब शुरू में देखेंगे ना, एरिथ्रोब्लास्ट होता है तो रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मैं इसको अलग से भी कह सकता हूँ ना, फोलिक एसिड। देखिए सिंपल सा मेथड है, अनीमिया की जो काज होगी आपने वही लिख देना है। काज है उसकी आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसकी काज है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर जब उसका इंट्रोडक्शन कहेंगे तो अनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज नोन एज द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। कोई पूछे कि व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो हम कहेंगे अनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ओके, ठीक है। तो इसी तरह कोई कहेगा परनिशियस एनीमिया, हाँ जी, B12 की डेफिशिएंसी को परनिशियस एनीमिया भी कहते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो जाहिर है कि ऐसा एनीमिया जिसमें जो रेड ब्लड सेल बेसिकली बाइकनकेव होता है, ठीक है, दरमियान से दबा होता है, किनारे इसके उभरे हुए होते हैं, लेकिन ये बन जाते हैं सिकल सेल, ऐसे कोमा शेप। सिक्का वो कस्सी नहीं होती गंदम काटने वाली, ऐसे धांतरी, ठीक है। तो ये सिकल शेप हो जाती है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? सिकल सेल एनीमिया। तो वट एवर, तो अगर कोई इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप ऐसे कहेंगे ना कि जी सच टाइप ऑफ एनीमिया इन विच RBCs अपीयर एज ए सिकल शेप, ठीक है ना, इट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। तो ये तो जेनेटिकली डिजीजेस है। नंबर 1 ये आपको हो गया जी, पॉइंट इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट होता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, अगर किसी, देखिए ये कहता है कि मेरे सर में दर्द है, मैं कहता हूँ भाई कैसे आपको पता लगा आपके सर में दर्द है? ये कहेगा सर यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, और मेरे सर में बड़ा दर्द है। कहते कहाँ दर्द है? यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक है क्या? मेरे सर में दर्द है। सर कहाँ है? यहाँ पे हेड है। तो वो कह रहा है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो मेरा सर बहुत दुख रहा है, देखिए सर, देखिए बहुत दुख रहा है, ठीक है। तो सर तो यहाँ पे है, क्लियर।
तो सिम्टम्स जो होंगी ना वो आपने देखे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लोग यही होता है कि इरिटेट हो जाता है, नींद उससे नहीं आएगी, है गुस्से में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे है ना, ठीक है ना, एंगर हो जाएगा, ठीक है, नींद उसे ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन, डिसीजन कर नहीं पाएगा। तो ऐसे लोगों का डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाती है, जिनको ना ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन हो जाए ना, तो उनका एंगर जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है। बात सच है, कहते हैं मुझे कुछ ना कहो कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, तो सिम्टम्स है, ठीक है ना। अगर किसी को अपना वट एवर, बहरहाल दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स। अच्छा देखिए, सिम्टम पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर क्या देखा, पहला क्या होगा बेटा? इंट्रोडक्शन, ओके। हाँ, दूसरा क्या होगा? सिम्टम्स, ठीक है। और चौथा ये क्या होगा? हाँ जी, सिम्टम्स के बाद क्या होगा? काजेस, कि इसका काज क्या होगा, इसका काज क्या होगा, और डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बताओ जी, इसमें कोई शक है किसी को? अगर आपके पास कोई भी एनीमिया आ जाए, आप ये 3 या 4 हेडिंग लिख देंगे तो यू विल गेट द मार्क्स। अगर आपके जो बुक ने लिखा है ना, दैट इज टू मच डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट। आपको क्या पता कि मैंने क्या लिखना है, लेकिन आपको पता था कि सर ने कहा था इंट्रोडक्शन लिख दो, जो आपको आता है। आपको मैंने क्या कहा कि आप इसकी सिम्टम्स लिख दो, 10 या 6 लिख दो, कोई मसला नहीं। आप इसका क्या लिख दो? काज लिख दो, भाई काज तो होगा ना, है। और फिर क्या लिख दो? ट्रीटमेंट लिख दो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भैया देखो, अगर मैं ये देखिए सिम्टम्स, काज और ट्रीटमेंट, क्लियर। एक दफ़ा ना, ये 2013 की बात है, तो सवाल आ गया कि 20 नंबर का सवाल, उससे ना 5-7 क्वेश्चन होते थे, और उनमें से कितने करने होते थे? 5 करने होते थे। एक नंबर उसमें बहुत मुश्किल होता था पास होना। अब तो आसान है, लेकिन अब पढ़ना पड़ता है, थारोली समझना पड़ता है। पहले क्या होता था कि बंदा रट्टा लगा के सेलेक्टिव स्टडी करके 5 क्वेश्चन याद करके वो पास हो जाता था। ये आसान, एक उसका पॉजिटिव मैनर था, ठीक है। तो उसमें 20 नंबर का सवाल, राइट ए नोट ऑन अनीमिया। तो अब उसमें पूरा अनीमिया क्या लिखेंगे? क्या पूरा चैप्टर लिख देंगे? अब 20 नंबर हैं, ज़ाहिर है कि आपने अनीमिया लिखना था, क्लासिफिकेशन लिखनी थी, और ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ अनीमिया लिखने थे, ठीक है ना। और उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिखना था, टेबल की सूरत में लिख देते तो आपको नंबर मिल जाएंगे, वरना तो सारी शीटें ख़त्म हो जाती पूरा चैप्टर लिखने में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये उस अनीमिया का नाम लिख देता हूँ, उस अनीमिया का नाम लिख देता हूँ, ओके है। मैंने पहले कौन सा लिखा है? ए प्लास्टिक अनीमिया, ओके। अब मैं इसका अनीमिया मैं लिखूंगा, देखो बेटा याद रखना, ये लफ्ज निकला है ए प्लासिया से। किससे भला? ए प्लासिया से। ए प्लासिया वो कंडीशन है व्हेन ए टिश्यू इज अनएबल टू परफॉर्म इट फंक्शन। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ए प्लासिया। जब आप सो रहे ना, कहते हैं ये सो रहा है, तो सोते हुए बंदे को कोई पता लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है? तो इसी तरह ए प्लासिया क्या होता है कि ए प्लस एक कंडीशन होती है, क्या होती है? इन विच टिश्यूज, क्या है? टिश्यूज आर अनएबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अरे भाई समझ आ गई? तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? एप्लासिया। तो एप्लासिया, ठीक है। तो जब आपका कोई टिश्यू अपना नॉर्मल काम करना छोड़ दे, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एप्लासिया। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि बोन मैरो, क्या है? बोन मैरो भी तो टिश्यू है, बोन मैरो भी टिश्यू है। तो अगर ये इसका एप्लास, ये अनेबल हो जाए अपना काम करने में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एप्लासिया ऑफ किसका? ऑफ बोन मैरो है।
इसको हम डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो भी कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो भी कह देंगे। इज वेरी क्लियर। और देखो भैया क्या कहा कि आपका क्या बोला है कि आपका जो बोन मैरो है उसको क्या हो गया, एप्लासिया हो गया। आपकी बोन मैरो क्या हो गई, डिप्रेस हो गई। जब आपकी बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी। तो उसका नॉर्मल फंक्शन क्या था, बोन मैरो का नॉर्मल फंक्शन था आरबीसीज बनाना, वाइट ब्लड सेल बनाना, प्लेटलेट्स बनाना। तो ये सारी फिल्म चला देगा। जब वो उसके स्टेम सेल बना ही नहीं रहे, रेड ब्लड सेल भी नहीं बना रहे और वाइट ब्लड सेल भी नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, तो क्या ऐसे पेशेंट को अनीमिया नहीं होगा? तो अब फिर ऐसा अनीमिया अगर इस वजह से हो, ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, तो हम उसको कहते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, अब जो मर्जी लिख दो, इस तरह डिटेल में लिख दो या सिर्फ इसके इंट्रो में लिख दो, अनीमिया ड्यू टू द बोन मैरो, अनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है ना, या ड्यू टू ए प्लाजिया ऑफ बोन मैरो। ठीक है, वेन तीसरा, वेन बोन मैरो इज अनएबल, बोन मैरो इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। लो भाई, इसमें कुछ कहा तो इंट्रो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? नहीं हुआ? हो गया। तो अब हम इसका सिम्टम्स लिखते हैं। भाई समझ आ गई आपको? आप बुक पढ़ेंगे तो आपको इतना मुश्किल लगेगा, इतना मुश्किल कि कहेंगे कि सर ने तो बड़ा आसान समझाया था, सर ने तो बहुत आसान, मैंने तो कोई मुश्किल नहीं किया ना आपको, तो मैंने साफ साफ बता दिया आपको। ओके, चले फिर आगे सिम्टम्स की करते हैं। सिम्टम्स, एक लफ्ज याद रख लो, एक, तुम बताओ तुम्हें खुदा न खासा किसी को प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? वो तो हर एक में होगी, यकीन वीकनेस होगी, फटीग तो होगी, वो तो हर एनीमिया में होगी। तो इस गरीब के साथ तो बहुत कुछ होना है, इस गरीब के साथ बहुत कुछ होगा। क्या होगा भाई, उसका तो बोन मैरो ब्लड नहीं बना रहे, आरबीसी नहीं बना रहे, इस गरीब का क्या हाल होगा? तो इसके लिए एक बात याद रख ले कि खूनी। तो अब देखिए बेटा, मैं थोड़ी देर से फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ए प्लास्टिक एनीमिया जो होगा वो होगा ड्यू टू ए प्लासिया। ए प्लासिया किसे कहते हैं? जब कोई टिश्यू अपना काम करना छोड़ दे उसे ए प्लासिया कहते हैं। जब टिश्यू में क्या होगा, बोन मैरो होगा। जब बोन मैरो अपना काम करना छोड़ देगा तो उसे कहते हैं ए प्लासिया ऑफ बोन मैरो, ये उसको कहते हैं बोन डिप्रेशन होते हैं। जब बोन डिप्रेशन होगी, ए प्लासिया हो गया, तो आरबीसी ये हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ना सिर्फ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी, ये भी सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर दूसरी लफ्ज़ हमने क्या देखेंगे, हमने लिखा ना इंट्रोडक्शन, क्या अनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन, anemia due to aplasia of bone marrow, when bone marrow is unable to perform its proper function of production of RBCs, WBCs and red blood cells. Okay, फिर हमने कहा सिम्टम्स क्या है, हमने कहा सिम्टम्स को याद रख। अच्छा देखिए जी, इंट्रोडक्शन में फिर हमने कर लिया, तो फिर हमने कहा इसके सिम्टम्स होंगी। तो उसके सिम्टम्स में क्या होगा कि इसके ऊपर ब्लड, उसके ब्लीडिंग रेड स्पॉट्स होंगे जिस्म के ऊपर, उसके ऊपर ब्लीडिंग गम्स होंगी, अल्सरेटिव थ्रॉट होगा। ठीक है ना, और उसका वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा। उसकी चिल्लोसिस होगी, जबान ये रेड होगी, क्या होगी, चिल्लोसिस होगी। ठीक है ना, और हेमेचूरिया, यानी कि बस ये उसके सिम्टम्स होंगे, बस खूनी सिम्टम्स हो गए हैं ना सारे हैं। तो वीकनेस फटीग तो एक जनरल सा है। अच्छा, अब इसके काज क्या हो सकते हैं, इसके काज क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला काज होगा जेनेटिकली होगा। क्या होगा, जेनेटिक इनहेरिटेंस में होगा ना,
कि इनहेरिटेंस में होगा, कि उसे जेनेटिकली उसके बोन मैरो काम नहीं कर रहा था, एक होगा। क्या आ जाता है? एक्स रेज। तो जब एक्स रेज होगा तो उस वक्त भी बोन मैरो डिप्रेशन होगा। इसीलिए तो लिखा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन या आप बगैर एहतियाती तदाबीर के एक्स रे जोन में ना जाएं, तो वो क्या होता है? बोन मैरो डिप्रेशन हो सकती है। कोई केमिकल जैसे फिनोल डेरिवेटिव्स होते हैं, इससे हो जाता है। और फिर कुछ ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स में कौन सी एग्जाम है? क्लोरमफेनिकॉल। आपकी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल